नमस्कार फ्रेंड्स, जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 12 में आज हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो केंद्र राज्य का जो संबंध है उसमें समझने वाली चीज़ बहुत है, फिर भी एग्जाम में प्री के दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने यहाँ कवर करने का कोशिश किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केंद्र राज्य संबंध। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारी भारतीय भूगोल एवं भारतीय इतिहास की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और उसका ई बुक भी आ चुका है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं केंद्र राज्य संबंध से। प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध की स्थिति क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वह संघीय स्वरूप में है और सभी शक्तियां जो विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां होती है वह केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। और यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है और उसमें जो न्यायिक शक्तियां हैं उनका बंटवारा नहीं किया गया है। तो बंटवारा यहाँ पर सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका और जो वित्तीय शक्तियां होती हैं उन शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। लेकिन इन सारी शक्तियों में अगर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली है, वह केंद्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो केंद्र संबंध की स्थिति है वह संघवाद की ओर उन्मुख है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है लेकिन शक्तियों का ज़्यादा झुकाव केंद्र की ओर है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में केंद्र राज्य संबंध। तो संविधान में किन अनुच्छेदों के माध्यम से केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित किया गया है, स्पष्ट किया गया है, उसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। तो विधायी संबंध के बारे में देखें तो अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य और भाग 11 में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो आपको यह याद रखना है, एक प्री के एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशासनिक संबंधों को देखा जाए तो अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य और यह भी भाग 11 में है। और वित्तीय संबंध की अगर बात करें तो अनुच्छेद 268 से 293 के मध्य है और वित्तीय संबंध भाग 12 में उल्लेखित है। तो यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में कितनी स्थितियां होती हैं, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध बनते हैं उनमें कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो मुख्य रूप से 4 स्थितियां हैं। पहला स्थिति यह है कि केंद्र राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरी स्थिति है विधायी विषयों का बंटवारा। तो जैसा कि हमने देखा है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से जो शक्तियां हैं उनको बंटवारा किया गया है। इसके अलावा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। तो बहुत सारे जो राज्य हैं वहां पर संसदीय विधान भी लागू होते हैं। तो यह भी एक स्थिति है, तीसरी स्थिति। और चौथी स्थिति की बात करें तो राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो ये सारी स्थितियां हैं केंद्र राज्य के विधायी संबंधों में। तो इन सभी को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा मेंस का जो वीडियो लेक्चर है वह देख सकते हैं। उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। क्योंकि यह प्री से संबंधित वीडियो है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। तो यह अनुच्छेद है 249। सामान्यतः देखा जाए तो जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। जो संघ के विषय हैं उस पर संघ यानी कि केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में जो राज्य सूची का कोई विषय है उस पर कानून बनाना बहुत ही आवश्यक है, तो इस संबंध में वह संसद को शक्ति दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष स्थितियों में जब संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है तो वह एक बार में कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो जब किसी राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाता है और यह स्थिति विशेष परिस्थितियों में ही होती है तो यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। हालांकि बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कानून भारत के किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाए तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर संविधान द्वारा क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी कि अगर हम कहें दूसरे शब्दों में तो कह सकते हैं कि संसद के कानून
इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो पहला क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दादर और नागर हवेली और चौथा दमन और दीव। हालांकि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव का आपस में विलय हो चुका है और भारत का यह 8वां केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद कितनी असाधारण स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो सामान्यतः जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पांचों को याद रखना है। तो 5 ऐसी स्थितियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली स्थिति यह होती है जब राज्यसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरी स्थिति यह होती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तीसरी स्थिति राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। चौथी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में। और 5वां राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो ये सारी स्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7वीं अनुसूची में वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची की। तो 100 इसमें विषय हैं और मूलतः इसमें 97 विषय थे। नेक्स्ट है राज्य सूची, 61 वर्तमान में है और मूलतः इसमें 66 थे। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि दोनों के कानून किसी विषय पर बनाए जाएं तो उस स्थिति में जो संघ के कानून होते हैं वह ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो समवर्ती सूची में 52 है और मूलतः इसमें 47 यानी कि 47 थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अवशिष्ट सूची, अर्थात वे विषय जो उपरोक्त तीनों सूचियों में किसी में शामिल नहीं होते, उस पे कानून किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो संसद कानून बना सकती है। अगर इन तीनों सूची में से कोई भी विषय ऐसा है जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं है तो उन सूची को अवशिष्ट सूची की संज्ञा दी जाती है और इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में किसके द्वारा विधान बनाया जा सकता है? तो हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रकार के जो अवशिष्ट कर होते हैं कभी कभी वह लगाए जाते हैं, तो इनके संबंध में कानून जो बनाया जाता है वह संसद के द्वारा। तो संसद के द्वारा क्यों? वह संसद के द्वारा इसीलिए कि जो अवशिष्ट कर हैं वह अवशिष्ट सूची में आते हैं, यानी कि उपरोक्त किसी भी सूची में जो नहीं आ रहे हैं ऐसा कर, तो उन पर संसद कानून बना सकती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो टोटल 5 विषयों को यहाँ शामिल किया गया है। यदि आप लुसेंट की बुक देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा सूची के संबंध में। तो मैंने यहाँ लक्ष्मीकांत की बुक से ली है और लक्ष्मीकांत की बुक जो है भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे मानक बुक अभी वर्तमान में मानी जाती है। तो उसी के डाटा के अनुसार 5 विषय हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो पहला है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नाप एवं तौल, चौथा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और 5वां है न्याय का प्रशासन। तो इन 5 को आपको याद रखना है। ये 5 ऐसी सूचियां हैं जो कि राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है या संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको यह याद रखना है और इसकी 2 कंडीशन भी याद रखनी है। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 365 आपको यह याद रखना है और इसकी कंडीशन पहले यह है कि राज्य जो है वह केंद्र के निर्देश का पालन करने में असफल रहता है या वहां पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय परिषद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय सेवा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है। और अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहली जो अखिल भारतीय सेवा है वह है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS। और तीसरा है भारतीय वन सेवा यानी कि IFS। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो यह भी जान लें कि जो अखिल भारतीय सेवा है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि केंद्र और राज्य में जो उच्च स्तरीय प्रशासन होता है उसका रखरखाव अच्छे से किया जा सके, संचालन अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा का उद्देश्य यह भी होता है कि भारत में जो प्रशासनिक एकीकरण है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा केंद्र और राज्य के जो सामूहिक हित होते हैं उनके बीच जो कार्य होते हैं उनमें भी सहयोग एवं एकरूपता बनी रहे। तो इसी कारण से अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य लोक सेवा आयोग, तो विभिन्न राज्य जो हैं हमारे भारत में उनके अपने अलग लोक सेवा आयोग है और इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन आपको यहाँ एक बात यह ध्यान रखना है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो आपको यह भी याद रखना है। आगे चलते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर जब संयुक्त रूप से किसी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं तो उस स्थिति में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो यह भी आपको याद रखना है। इन तीनों प्रश्नों को आपको याद रखना है, सेम टू सेम जैसे लेंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आगे बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं उनसे सलाह करते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक ही उच्च न्यायालय है? यानी कि ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारता क्षेत्र 1 से ज्यादा राज्यों में है। तो पहला है महाराष्ट्र एवं गोवा और दूसरा है पंजाब एवं हरियाणा। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की कटौती का आदेश देते हैं? तो यह है अनुच्छेद 360। और अभी देखा जाए तो जिस प्रकार के हालात हैं उस हालात में आपको जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति है, जो वित्तीय संबंध है केंद्र राज्यों को, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है यह सब्जेक्ट। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र का क्या कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को क्या कर्तव्य दिए गए हैं। तो पहला कर्तव्य केंद्र का यह है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो यह रक्षक की भूमिका में है यहाँ पर संघ सरकार यानी कि केंद्र। दूसरा है, संघ का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को यह कर्तव्य जिम्मेवारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यानी कि UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु विचार विमर्श किए जाने वाले राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि वह वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को आवश्यकता अनुसार अनुदान उपलब्ध कराए? तो अनुच्छेद 275 में यह कहा गया है कि वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, हालांकि वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसको मानना न मानना यह सरकार पर, केंद्र सरकार पर निर्भर है। तो इसकी सिफारिश के आधार पर संसद को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता अनुसार अनुदान उपलब्ध कराए राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्ध न्यायिक निकाय है और इस अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 280, इसका संबंध है वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 5 वर्ष पर किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो हालांकि वित्त आयोग के एक से ज़्यादा कार्य हैं, मतलब बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य कार्य की बात हो रही है। तो सबसे प्रमुख कार्य यह है कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो कराधान व्यवस्था है उसका निर्धारण करना है, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों को कितनी कर की मात्रा दी जाए, यानी कितना उसकी हिस्सेदारी उसमें दी जाए, और ऐसी जो प्राप्ति होती है कर के द्वारा इनको राज्य के बीच जो हिस्सेदारी है उसका निर्धारण करना। तो यह दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है वित्त आयोग के प्रमुख कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकती है? तो संविधान में राजस्व का किस प्रकार से वितरण होगा यह व्यवस्था की गई है सामान्य स्थितियों में, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां जब आती है तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच जो संवैधानिक राजस्व वितरण की व्यवस्था है उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। तो यह स्थिति बनती है अनुच्छेद 252 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है। तो उस स्थिति में जो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है? तो जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है, वर्तमान में देखा जाए तो हो सकता है कि आने वाले दिन में ऐसी स्थिति बन जाए, तो इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखें। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है? तो पहला निर्देश यह दिया जा सकता है कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करें, यानी कि किसी भी कार्य को कराया जाता है उसके लिए फंड को रिलीज करवाया जाता है, मांग की जाती है, तो उसके वित्तीय औचित्य को प्रमाणित करना बहुत ही आवश्यक होता है और इसी सिद्धांत के पालन करने हेतु निर्देश दे सकती है। तो पहला हमें याद रखना है यहाँ पर वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समेत राज्य की सेवा में लगे अन्य सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते में कमी। तो अभी देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही यह न्यूज आया था कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भत्ते में, वेतन में कटौती करने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा राज्यों को भी इस संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं। तो यह दूसरा भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट यह है कि सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखा जाना। तो यह वित्तीय जब आपातकाल की स्थिति होती है तो ये सारी स्थितियां होती है, तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई, जिसके फलस्वरूप केंद्र राज्य संबंध में व्यापक परिवर्तन आया? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध है हमारे जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर, और मेंस की जो श्रृंखला है उसमें आप देख सकते हैं, व्यापक रूप से वहां पर चर्चा की गई है। तो 1967 के पहले देखा जाए तो केंद्र और राज्य में कांग्रेस की ही सरकार रही है, तो इस कारण से किसी भी प्रकार का उनके बीच विवाद नहीं आया केंद्र और राज्यों के बीच। लेकिन जब 1967 के बाद जब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी तो केंद्र और राज्यों के संबंधों में भी परिवर्तन आए और इनके जो संबंध है उनमें करवाहट आने लगी, विवाद उत्पन्न होने लगे। तो ये हमें याद रखना है। 1967 देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट था और इसी वर्ष के बाद से केंद्र राज्य संबंधों में एक नए दौर स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, उन आयोगों को देख लेते हैं, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में गठित 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी
और केंद्र राज्य संबंधों को सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो उनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए अनुच्छेद 263 के अनुसार। इसके अलावा इसने यह भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव हो। तो हम अभी वर्तमान में देखते हैं कि केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उनमें यदि सबसे विवादास्पद स्थिति देखा जाए तो वह राज्यपाल की नियुक्ति ही मानी जाती है। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं, जैसे कि पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति, मतलब कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। तो ये सब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं, दूसरे आयोग के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा आयोग लेते हैं 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार आयोग, जिसके अध्यक्ष थे वीपी राजमन्नार। और आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि इस आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा हुआ था 1969 में, राजमन्नार आयोग। और यह भी जो आयोग था यह भी केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए और राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए गठित की गई थी और इस संबंध में सुझाव देने थे इसका प्रमुख कार्य। नेक्स्ट बात करते हैं 1983 में गठित सरकारी आयोग। तो केंद्र राज्य संबंधों में यदि कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अभी तक जो आयोग गठित कौन हुआ, तो वह हम कह सकते हैं सरकारी आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था 1983 में गठित, जिसके अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया। और आर.एस. सरकारिया सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो केंद्र राज्य संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 1977 में किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र जारी किया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर 1977 में पश्चिम बंगाल द्वारा एक स्मरण पत्र भी जारी किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किस आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है? तो भारत में देखा जाए तो विविधतापूर्ण राज्य है, देश है, और यहाँ पर इतनी विविधता पाई जाती है कि इन सारी विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि यह केंद्रीय सत्ता हो और यह केंद्रीय सत्ता के पास पर्याप्त शक्ति हो। तो सरकारी आयोग ने इसी संदर्भ में स्पष्ट किया था कि यदि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हमें मजबूत बनाना है तो इस स्थिति में केंद्र का होना बहुत ही आवश्यक है, मजबूत केंद्र का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए। तो ये थे हमारे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्री के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिन में 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो 65वीं मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनको एक अलग प्लेलिस्ट बना दूं, ताकि जो भी 65वीं मुख्य परीक्षा देने वाले हैं वे उन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।